13 दिन के आसपास हो चुके हैं जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। शुरुआत इसकी रशिया ने करी, यूक्रेन सबसे मदद मांग रहा है। तो चलिए इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। काफी सारे भारत के छात्र और भी लोग इंडिया में वापस आ चुके हैं, मगर ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। बहुत कंट्रीज ने समझा लिया, भारत ने भी समझा लिया, मगर कोई भी उसका परिणाम नहीं निकल रहा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और सही लगती है तो वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी कंटेंट लगता है मैंने गलत बोला है तो कमेंट्स में बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग क्यूनेट को लेके भी हैं, बिजनेस को लेके भी है, लाइफ को लेके भी है। आप वो सब वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तब से स्टोरी स्टार्ट होती है 1991 से, जब यूएसएसआर था पूरे वर्ल्ड में। यूएसएसआर कम से कम 17-18 कंट्रीज का एक ग्रुप था जो बाद में टूटा। 1991 में उसका स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद जो कुछ कंट्रीज बनी, जिसमें रशिया भी था, यूक्रेन भी था, कजाकिस्तान, इस तरीके से कुछ कंट्रीज थी जो स्प्लिट होके बाद में अपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी। सबसे बड़ा जो इसमें देश था वो था रशिया। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर एरिया के हिसाब से था यूक्रेन। इसी तरीके से बाकी कुछ कंट्रीज स्टार्ट हुई। अब यूक्रेन में एक छोटा सा पार्ट था क्रीमिया और डॉनबास रीजन। क्रीमिया ये स्प्लिट होने से पहले क्रीमिया यूक्रेन को दिया गया, उसमें किसी बात की कोई लड़ाई नहीं थी, ठीक है। जैसे ये स्प्लिट हुआ उसके बाद क्रीमिया यूक्रेन को तो पहले मिल ही चुका था, रशिया ने वहां पे अपना कब्जा नहीं जमाया। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यह है कि यूएस उस टाइम रशिया काफी वीक था, ना उसके पास वेपन्स थे, ना इतनी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड की पावर थी, ना वो किसी से बात उस लेवल पे कर पा रहा था कि चैलेंज कर पाए कि अगर उस पर भी हमला हो तो वो उसको फेस कर पाए। वो सब बातें थी, तो रशिया ने उसको इग्नोर किया उस टाइम के लिए। बट वर्ल्ड के लिए यूक्रेन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। वो इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के पास काफी सारी नेचुरल गैसेस है जो पूरे वर्ल्ड के लिए काफी काम करती हैं। यूरोप कहीं ना कहीं उसको हथियाना चाहता है, बट ये स्ट्रेटेजी धीरे धीरे बाद में खुलासे में आई। यूक्रेन के पास जो पार्ट है क्रीमिया, वो एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी में ही वो नेचुरल गैसेस सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से डॉनबास जो रीजन है, जो मैंने नाम लिया, डॉनबास में कहीं ना कहीं रशियंस ही वहां पे अवेलेबल हैं। जब ये स्प्लिट होने से पहले ये सारा कंबाइंड रीजन था, तो मैक्सिमम रशियन ही डॉनबास में रहते थे। तो उनके लिए डॉनबास को रशिया में जाना या यूक्रेन जाना कोई ज्यादा फर्क की बात नहीं थी, बट मैक्सिमम रशियन ही रहते थे, आज भी रहते हैं। स्टोरी यहां से फिर आगे बढ़ी। धीरे धीरे क्या हुआ, नाटो क्रिएट हुआ। नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं यूएस ने स्टार्ट की, और उसमें यह था कि जितनी भी कंट्रीज नाटो के अंडर आएंगी, एग्रीमेंट करेंगी यूएसए के साथ, जो भी उस कंट्रीज में हमला करेगा, मान लो रशिया करता है, मान लो इंडिया करता है, या जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री जो नाटो से बाहर है, वो नाटो की कंट्रीज में अगर हमला करती हैं, कुछ भी इंटेंशनली अनइंटेंशनल करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमला सीधा यूएसए के ऊपर माना जाएगा और यूएसए अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाएगा। 30 कंट्रीज हैं इसके अंडर जो अपनी मिलिट्री पावर को शेयर करती हैं। अब धीरे धीरे करके नाटो के अंडर कहीं ना कहीं वो सारी कंट्रीज आ चुकी थी जो यूरोप में थी। मैक्सिमम यूरोप की कंट्रीज उसमें आ चुकी थी। अब बचा था यूक्रेन। अब रशिया को यह लगने लगा कि यूक्रेन अगर हाथ से गया तो कहीं ना कहीं नाटो कंट्रीज और यूएसए रशिया के बहुत करीब पहुंच जाएगा। जो यूक्रेन है, यूक्रेन आधा यूरोप के बीच में आता है, यूरोप के, और रशिया से बिल्कुल टच होता है। अगर उसको घेर लिया गया यूक्रेन को, तो बहुत क्लोज आ जाएगा यूएस से रशिया के, और कल को उस पर प्रेशर बना सकता है रशिया पे हमला का, मतलब हमला दिखा के या किसी भी तरीके से माइंड स्ट्रेटेजी करके, ये सब चीजें करके वो कब्जा करने की कोशिश कर सकता है रशिया के ऊपर। तो ये फिलॉसफी कहीं ना कहीं चल रही थी। अब रशिया इस चीज को तो ऑब्वियसली चाहेगा नहीं, तो इस तरीके से उसने स्टार्ट किया कहीं ना कहीं क्रीमिया को कब्जे में लेना
और ये स्टार्ट हुआ फेब 14 के अंडर। फेब 14 में रशिया ने अपनी ब्लैक सी की तरफ, अगर आप मैप को देखेंगे तो रशिया में क्रीमिया के पास ब्लैक सी है, वहां से अपनी आर्मी लॉन्च करनी, नेवी लॉन्च करनी शुरू कर दी और इस तरीके से धीरे धीरे करके क्रीमिया को कब्जे में ले लिया। अब क्रीमिया को कब्जे में लेना मतलब यूरोप से नेचुरल गैसेस को दूर कर देना। प्रॉपर सप्लाई यूक्रेन से होते हुए, क्रीमिया यूक्रेन का ही पार्ट है, यूक्रेन से सप्लाई होते हुए यूरोप में जाती है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल रशिया ने अपना दिखाया, अगर आप हम पे कोई हमला या कुछ इस तरीके से करेंगे तो हम नेचुरल गैसेस रोक सकते हैं, जो आज के टाइम में जरूरत है कंट्रीज की। इसी तरीके से ईस्टर्न पार्ट जो यूक्रेन का है, उसमें जो डॉनबास रीजन आता है उसको भी कब्जा करना इजी रहा, क्योंकि वहां पे रशिया को पसंद करने वाले लोग थे, उनके अंदर ऐसे कोई फीलिंग नहीं थी कि वो यूक्रेन में या रशिया में, उनके लिए रशिया में जाना कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इस तरीके से ईस्टर्न पार्ट रशिया ने कहीं ना कहीं कवर कर लिया। और यूक्रेन जब कह रहा था कि मुझे नाटो में जाना है, रशिया ने उसका विरोध करना शुरू किया। रशिया ने कहा कि हम नाटो में नहीं जाने देंगे, नहीं तो हम हमला करेंगे। 14 के बाद से धीरे धीरे जैसे ही वो कब्जा करता गया रशिया, अब 24 फेब रिसेंटली जो 2022 में रशिया ने डिसाइड किया हम किसी की परवाह नहीं करेंगे और यूक्रेन पे हमला करेंगे। ये सारी स्टोरी थी जो अब रशिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और अब कह रहा है कि हम पूरे यूक्रेन पे कब्जा करेंगे और उसका रशिया का पार्ट वापस बनाएंगे। वो बहुत जरूरी रशिया के लिए हो जाता है और इसलिए ये स्टोरी अब जाननी बहुत जरूरी है कि पीछे इसकी क्या रही है। आई होप आप सबको बेसिक सी हिस्ट्री समझ आई होगी मेरी इस छोटी सी वीडियो में। अगर आपको लगता है मैं इसको कंटिन्यू करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेचुरल गैसेस, ऑयल, इस चीज के पीछे ही सारी लड़ाई है, इसलिए धीरे धीरे लोग अपने आप की चीजें कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, इथेनॉल को प्रमोट किया जा रहा है और भी गैसेस का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है ताकि डिपेंडेंसी खत्म हो सके। पर जब तक डिपेंडेंसी है ऑयल और गैसेस की बाहर की कंट्रीज में, इंडिया भी अपना कोई स्टैंड उस लेवल पे नहीं ले सकता। प्लस रशिया से इंडिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, हर बैटल में या कुछ भी हो रशिया ने बहुत सपोर्ट किया है। इंडियन नेवी को रशिया ने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे पास आज जो INS विक्रांत बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं रशिया की ही हेल्प है उसमें। और जो हमने विशाखापट्टनम में जो हमारा प्लेस्ड है वाइजैक में एक हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य, वो भी रशिया की हेल्प से ही हमें मिला है। तो रशिया ने हमें 1971 में भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। यह सारी स्टोरी है जिसकी वजह से रशिया के अगेंस्ट कोई इंडिया स्टैंड नहीं ले सकता। प्लस यूक्रेन के जो इसमें रशिया ने हमला किया है, इस चीज के भी अगेंस्ट इंडिया को रहना है। इसलिए अभी रिसेंटली वोटिंग में भी जो यूएन में हुई है वहां पे भी इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा और उसने वॉकआउट कर दिया। और ये पर्सनली बहुत सही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हमें सपोर्ट रशिया के अगेंस्ट भी नहीं करना, प्लस हमें वायलेंस को भी सपोर्ट नहीं करना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और अच्छी लगेगी वीडियो। प्लीज अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।